पहले साइन करके आना, साइन कर साइन नहीं, फिर से बायोलॉजी में क्लास करना। चलो बेटा आप लोग एक हम लोग के प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर पढ़ रहे थे ना, उसको बता दो एक बार। और आप लोगों ने इससे पहले जो हमने फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पढ़ा था वो क्या कर लिया? क्वेश्चन लगाए? क्यों लगा, क्या कर रही हो? सर टेस्ट हुआ तो शायद 12 को उसकी भी तैयारी करनी थी। अरे भैया मेरे इतना टाइम कम है तुम्हारे पास? हाँ इतना टाइम कम है? सर वो 6 सब्जेक्ट, वो 6 चैप्टर थे, उनको तैयार करने में टाइम लगता है। चलो चलो, लेकिन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अभी लगा दो, ठीक है, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर तुम लेट करोगे तो फिर बहुत चीजें भूल जाओगे, ठीक है। चलो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ एंड, कौन सा था? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप लोग सब लोग टेस्ट देने आए थे जितने यहाँ बैठे हैं? सही हुआ था? सही हुआ होगा क्योंकि कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं, सही हुआ होगा ना। चलो मैं ऐसा करूंगा, कल को आंसर की बना के और यहाँ पर 20 मिनट समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग टेस्ट लेके आए हो सब बच्चे का? अगर आए हो तो मैं थोड़ा और बताऊँ। हम लोग चैप्टर पढ़ना है बेटा, जो चैप्टर है हमारा वो कौन सा है बताओ? प्लांट ग्रोथ एंड हमारा जो चैप्टर है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मैंने कहा था प्लांट ग्रोथ कैसे करते हैं हम लोग ये समझना है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, आपको डिफरेंस पता है दोनों में? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सिंपल सा इंक्रीज मास हो, इंक्रीज वेट हो। लेकिन जब किसी चीज का ग्रोथ हो रहा हो और साथ में उसमें डिफरेंशिएशन भी हो, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्टेज, जब व्यक्ति को चेंज आते हैं या प्लांट्स में कोई चेंज आते हैं, उनकी स्टेज आती हैं। जैसे आपको पता है पहले कौन सा स्टेज होता है? जुवेनाइल स्टेज होता है, पता होगा आपको। ऐसे यहाँ बच्चे माने तो पहले क्या होता है? छोटा बच्चा होता है, उसके बाद उसमें प्यूबर्टी आती है, सही, एडोलेसेंस आता है, अडल्टहुड में पहुंचता है, लास्ट में सेनिसेंस में पहुंच जाता है। सेनिसेंस का मतलब क्या होता है? वो वाली अवस्था है जिसमें आदमी की डेथ होने वाली है, लाइफ स्पैन कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे चेंजेस लगातार आते रहते हैं और मैं बोल सकता हूँ इनको हम लोग बोलते क्या है? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? तो हाँ जाओ, तो हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में समझा, हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में समझा। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रोथ में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया ग्रोथ कितने टाइप से हो सकती है। हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था अरिथमेटिक ग्रोथ और एक पढ़ा था ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एक बार थोड़ा समझा दो उसको। देखो हम लोगों ने बेटा बोलो मत, हम लोगों ने पढ़ा था, एक पढ़ा था अरिथमेटिक ग्रोथ और ये कौन सा ग्रोथ पढ़ा था? ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। अब आप लोग सोचो अरिथमेटिक का मतलब मैंने क्या बताया था? ये देखो एक सेल है कोई, बेटा बोलो मत, एक सेल से कितने सेल बने? 2। कितने बने? 2 बने। इसमें एक तो कंटिन्यू डिवाइड करेगा, एक कैसा हो जाएगा? परमानेंट। कैसा हो जाएगा? ये परमानेंट हो गया। अब आप लोग बताओ ये वाला सेल डिवाइड करेगा तो ये वाला सेल, तो अब ये वाला सेल करेगा तो 2 सेल फिर बनाएगा, ये इसमें 2 फिर बना लिए ये वाले। अब आप लोग बताओ ये वाला सेल कहाँ गया? यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। अब बताओ पर ये परमानेंट कितने हो गए? एक तो ये हो गया और ये कितना हो गया? ये। फिर ये डिवाइड करेगा तो ऐसे करके फिर ये 2 में डिवाइड कर गया, एक परमानेंट हो जाएगा इसका, और ये दोनों वाले किधर चले जाएंगे? इधर। तो ऐसे हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ ये भी परमानेंट हो गया और ये भी परमानेंट। ऐसे वाली ग्रोथ होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अरिथमेटिक ग्रोथ। ये बहुत स्लो होती है। कैसे होती है? स्लो। ज्योमेट्रिक का मतलब सिंपल सा मैंने बताया था, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? यानी कि एक कोई सेल है बेटा, उससे 2 सेल बनेंगे। कितने बनेंगे? अरे यार 2 सेल बन गए, फिर इससे 2 से कितने बनेंगे? 4, फिर 8, फिर 16, और ये बहुत फास्ट होता है। इसको हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ये क्लियर है आपको? इसके बाद मैंने आपको बताया था दोनों का आप लोग इक्वेशन याद रखना, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं इसको मैथमेटिकली, ठीक है।
तो आप लोग बताओ, अगर हम देखें तो अरिथमेटिक ग्रोथ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अरे भूल गए क्या? इक्वेशन बताया था मैंने, कहा 2 याद रखना, भूल गए क्या? बताओ, सुनाओ तो। प्लस आर टी, ठीक है, हाँ ठीक है। और दूसरे वाले के में क्या आती है? पावर, यानी कि ई की पावर आर टी, ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्लियर है, इतना क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद आपको इसमें एक ग्राफ ध्यान रखना है, मैंने कहा था ये वाला बेटा, ये वाला। इसमें बताओ पहला फेज कौन सा होता है? ये वाला कौन सा होता है? लैग फेज। ये वाला एक्सपोनेंशियल। और ये वाला कौन सा होता है? स्टेशनरी, ठीक है। ये तीनों फेज के बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस वाले का जो आता है ग्राफ वो क्या आता है? ये आता है लीनियर, सही है। ये होता है जो ये होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिख के छोड़ दी क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ तो सेल होंगी उसके पास, 1 या 2 सेल तो होंगी। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन अरिथमेटिक तरीके से, ठीक है। चलो, ये सब हमको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने ये बताया था आपको ग्रोथ रेट, क्या बताया था? अब ग्रोथ रेट क्या होता है समझो। आप लोग बताओ बेटा, ग्रोथ रेट को मैं क्या बोल सकता हूँ? ग्रोथ रेट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर हम देखें एट द टाइम, कितने टाइम में क्या चीज कितना हो रहा है, उसको बोलते हैं रेट। जैसे सपोज मानो आप लोग यहाँ से घर से यहाँ पे आए कोचिंग, आपने क्या करी? मान लिया ग्रोथ करी, मान लो ग्रोथ नहीं करी, आपने क्या किया? आप चले। अब मैं कहूँ अपनी चाल की रेट बताओ, तो आप क्या बताओगे? कितने टाइम में कितना चले, वो रेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ग्रोथ का, एक मैंने बताया था एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक बताया था रिलेटिव ग्रोथ। इन दोनों को समझ लो, फिर हम अगले बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। एक बताया था मैंने कौन सा? एब्सोल्यूट। और एक कौन सा बताया था? रिलेटिव। आप लोग ये बताओ, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। हम एक्चुअली वाली ग्रोथ देखते हैं। जैसे मान लो एक लीफ है, मान लो एक लीफ है, एक लीफ ये है और एक लीफ कौन सी है? ये है। इसने ग्रोथ करी तो ये इतनी बड़ी हो गई ऐसे, और इसने ग्रोथ करा तो ये इतना बड़ा हो गया। ये ए है और दो क्या है? बी। ये ए है और ये क्या है? बी। अगर मैं ये कहूं कि इसका जो इनिशियल था, जहां से इसने ग्रोथ करना स्टार्ट किया, वो कितना मान लेता हूं मैं? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेता हूं। और इसने जो फाइनल ग्रोथ करी, ये क्या है? इनिशियल ग्रोथ है। और बेटा अगर इसने फाइनल करी, वो कितनी करी? वो कितनी रखता है, लेकिन ये तो मैं खाली बता रहा हूं आपको, ठीक है। यानी कि इसका इनिशियल कितना है? 5 है, फाइनल कितना है? 10 है। इसका जो इनिशियल है वो कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और फाइनल कितना है? 55। ये इनिशियल है इसका और ये क्या है? फाइनल है। ये समझे? अब अगर हम इन दोनों की ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ रेट निकालें, तो आपको पता है अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो मैंने कहा था इन्होंने दोनों ने कितनी ग्रोथ करी है एब्सोल्यूट बताओ? 5। क्योंकि बेटा इसका फार्मूला से आप ध्यान रखो, चाहे वैसे ध्यान रखो, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब है कि तुमने कितना बढ़ाया है। अब यहाँ पे देखो, आप ला सकते हो 10 - 5 तो कितना आएगा? 5 आएगा। और इसका भी 10 55 - 50 कितना आएगा? 5। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लीफों ने एब्सोल्यूट बेस सेम की है, दोनों लीफों ने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ की है। लेकिन अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, रिलेटिव का मतलब होता है जब हम इनिशियल जोड़ने रखते हैं, कितने से करिए, ऐसा में। अभी मानो अगर मैं एक को दूं 100 रुपए और एक को दूं 1000 रुपए, एक 100 से कर ले 200, कितने करे? और एक 1000 से करे 1100। दोनों ने 100 बढ़ाए, ये तो बात ठीक है। लेकिन अगर मैं कहने लगूं एक ने 100 से 200 करे और एक ने 1000 से 1100 करे, तो आप लोग बताओ किसने ज्यादा बढ़ाए हैं? 100 से 200 वाले ने, क्योंकि 100 से 200 वाले ने कितने करें? डबल करें। और उसने 1000 से कितने करें? 1100। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि कौन से केस में वो रिलेटिव ग्रोथ सेम होगी, तो आप क्या बोलोगे? अगर वो करता 1000 से 2000 और ये करता 100 से 200, तब कौन सी सेम होती? रिलेटिव। लेकिन तब एब्सोल्यूट क्या होती? अलग अलग होती। समझ गए? ये ज्यादा करता, वो क्या करता?
नहीं वो ज्यादा करता है, ये कम करता है। समझ गए आप लोग? तो ध्यान रखना के बाद जब भी रिलेटिव की बात होगी तो आप क्या देखोगे, इनिशियल से। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। जब हम स्टार्टिंग का देखने लगे कितने से स्टार्ट किया है, अगर हम ये देख रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव ग्रोथ। और जब हमने खाली ये देखा है कि फाइनल और माइनस इनिशियल टोटल ग्रोथ कितनी हुई है, तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्लियर है ये टॉपिक? क्लियर है बेटा? इसके बाद हमारा अब कौन सा टॉपिक देखना बेटा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। वो समझते हैं क्या होता है, ये हटा दो। ये तो कल हम लोग लिख लिया था, लिख लिया था ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, आपको थोड़ा बेटा मेहनत करो, अगले देखते हैं। अब हम लोग अगले आते हैं इस पे और हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। क्या देखते हैं, एक होता है डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा, और एक होता है री डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ ये चीज कैसे याद रखना है। देखो हमारे पास तो ये फीचर नहीं होता है कि हमारा सेल दोबारा से सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर सके, लेकिन प्लांट के पास ऐसा होता है। हाँ लो कैसे होता है, देखो पहले सबसे पहले मुझे बताओ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। हाँ देखो बोलो शांत हो। कोई सेल है मान लिया, जैसे मैं मान लेता हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मैंने कल आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जिसके सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आप लोग बताओ बेटा, एक होता है जोन ऑफ इलोंगेशन और उसके बाद जोन ऑफ मैच्योरेशन, पता होगा आपको। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन भी होता है, यानी कि डिफरेंशिएट होते हैं, सेल परमानेंट हो जाते हैं। भाई आप लोग बताओ, अगर रूट टिप के सेल हैं या शूट टिप के सेल हैं, लगातार लेंथ में ग्रोथ कर रहे हैं, एक टाइम पे आके परमानेंट बनेंगे। लेकिन आपको पता है प्लांट जब प्राइमरी ग्रोथ करता है उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ भी करता है, और जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो आपको पता है हमारे पास होता है कैम्बियम टिश्यू। कैम्बियम रिंग होता है, मैंने कल बताया था, जिसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम। और जब प्लांट्स का सेकेंडरी मेरिस्टम एक्टिव होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कॉर कैम्बियम या फिर वेस्कुलर कैम्बियम, जब उसके सेल एक्टिव होते हैं तो प्लांट क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम लोग समझ में आएगा, देखो बोलो मत, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल क्या हो जाए बेटा, परमानेंट, क्या हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और जब ये सेल है जो ये परमानेंट हो गए, जब ये क्या करें, अगेन डिवाइड, यानी कि दोबारा से डिवाइड करना क्या कर दें, स्टार्ट कर दें, तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, और बेटा जब ये फिर से परमानेंट हो जाए, क्योंकि एक बार सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद परमानेंट तो होना ही होना है, तो उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, फिर से परमानेंट हो गए तो इसको हम लोग बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। बताओ क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, कोई सेल है जब वो डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर देते हैं तो डिफरेंशिएशन, इसके बाद फिर से डिवाइडिंग कैपेसिटी आ जाती है तो डी डिफरेंशिएशन, और री का मतलब होता है दोबारा से, री का मतलब ये होता है फिर से, अगेन। तो जब अगेन का मतलब क्या है कि दोबारा से परमानेंट होना, क्या कहलाता है, री डिफरेंशिएशन। समझ गए? जैसे मान लो कोई सेल है, कौन से सेल है हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल है, जब वो सेल डिवाइड करेंगे उसके बाद आपको बताएं जोन ऑफ मैच्योरेशन आता है, तो वहां पे वो क्या कर जाते हैं, डिफरेंशिएशन। फिर जब प्लांट प्राइमरी ग्रोथ कर लेता है उसके बाद आता है सेकेंडरी ग्रोथ करता है प्लांट, तो उसके सेल जो रिंग वाला कैम्बियम रिंग होता है, कॉर कैम्बियम होता है, कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, दोनों के सेल दोबारा से एक्टिव होते हैं, और दोबारा से एक्टिव होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी डी डिफरेंशिएशन। और उसके बाद जब दोबारा से होता है तो क्या बोलते हैं, री डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, ये बात समझ गए आप लोग? बताओ। तो ये वाला टॉपिक तुम्हारा था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और
ध्यान रखना है, बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे याद करें इसको। अभी मैं किताब पढ़ाऊंगा। अगला तुम्हारा एक टॉपिक आता है, इसके बाद प्लास्टिसिटी। क्या आता है? शायद ही आता होगा, देखा। चलो डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं थोड़ी, फिर मैं किताब पढ़ाऊंगा ना, ठीक है? फिर फोन है लिखना है। अच्छा लिखना है, चलो लिखो लिखो किताब नहीं को। दे दो इसे, दे दो। अच्छा इसके बाद पीजन स्टार्ट है, देखो सही। लिख रहे कैसे बच्चे? लिखो तो बेटा थोड़ी स्पेलिंग ध्यान रखना, आपको मेरा स्पेलिंग मिस्टेक कर दे। यहाँ सुनो, डी के बाद आई बनाना है, ठीक है? और यहाँ पे ई बनाना है और यहाँ आई बनानी है, और यहाँ पे क्या करना है? सही है, यहाँ पे आई बनानी है, ठीक है? इतना करना है। ये ई आई बहुत मिस्टेक ज्यादा है। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पूरा एक बार। अरे अच्छा लिखेंगे। हाँ अच्छा नहीं, इस पे लिख रहा हूँ। पहला क्या था बताओ? डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या है? डी डिफरेंशिएशन। और इसके बाद क्या है बेटा? ठीक है, आप लिख लो आराम से। बेटा आप लोग मेहनत से पढ़ाई करो, कर रहे हो? मेहनत से पढ़ाई करते रहो, ठीक है? ले लिया? अरे मैच की कंडीशन होगी 125 अलॉट। देख लिया? चलो तो हम किताब पढ़े, किताब निकालते हैं, ठीक है? और समझते हैं फिर प्लास्टिसिटी का बताऊंगा। चलो ये पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? बेटा आप लोग बातें मत करो।
हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया बताओ? ये पढ़ लिया था, यहां तक पढ़ लिया ना, यही पढ़ लिया था, ये पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला बेटा? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बताओ डिफरेंशिएशन मतलब जब कोई सेल है डिवाइड कर रहे हैं उस पर परमानेंट होना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। री का वो डी का मतलब क्या है? दोबारा से रीगेन वो कैपेसिटी आना, फिर से डिवाइड होना और फिर से परमानेंट हो जाना क्या कहलाता है? री डिफरेंशिएशन। री मतलब होता है दोबारा, ऐसे ध्यान रखना आपको, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे पढ़ लो, कह रहे थे सेल्स ड्राइव फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम एंड लिखा है शूट एपिकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम। डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? ग्रोथ करता है लगातार, सेल डिवाइड करता रहता है और एक टाइम पे आके उसको भी फंक्शन करने के लिए क्या होना पड़ता है? मैच्योर होकर डिफरेंशिएट हो जाता है। डिफरेंशिएट का मतलब परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है। कह रहे ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन, जो मैच्योर हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बातें तो कर रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगले कह रहे हैं ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंज बोथ इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। अब कोई चीज मैच्योर होती है तो मैंने कहा था सेल वॉल में उसके प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है? चेंजमेंट आता है, यानी कि सेल अब क्या हो रही है? मैच्योर हो रही है पूरी तरीके से। और जब आपको पता है जोन ऑफ, तभी तो हम बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन, क्योंकि वहां के सेल अब डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, अब वो मैच्योर हो जाते हैं कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। अगले कह रहे हैं फॉर एग्जांपल टू फॉर्म अ ट्रैकेरिया एलिमेंट द सेल्स वुड लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म, दे आल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रांग इलास्टिक, क्या लिखा है? लिग्नोसेलुलोज सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जब मान लिया कोई ट्रैकेरिया एलिमेंट है जो वाटर को ऊपर ले जाते हैं, तो पहले तो उनका सेल वो क्या हुए? डिवाइड हुए होंगे, उसके बाद वो क्या स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए क्या होगा? परमानेंट। सही है, परमानेंट होना पड़ेगा भाई, डिवाइड तो ना करते रहेंगे। अगली कह रहे हैं ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकली फीचर यू इनकाउंटर इन प्लांट टू द फंक्शन दे परफॉर्म। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ साफ साफ एक ही लैंग्वेज में, आप लोग ध्यान रखना, अगर कोई भी सेल डिवाइड करता है तो उसे एक टाइम पे आगे क्या होना पड़ता है? परमानेंट होना पड़ता है। हर किसी में ऐसा होता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन हर किसी में होता है। हो गया होगा। अगले कह रहे हैं प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अब ये क्या कह रहा है? प्लांट का मतलब एलिमेंट में ऐसा, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपके सेल मान लीजिए यहाँ पे उंगली के सेल है, ये किसी टाइप से उंगली कट जाए तो वो दोबारा से बड़ी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? नहीं होगी ना। लेकिन प्लांट में ऐसा हो सकता है, प्लांट में लाइफ टाइम ग्रोथ चलती है, उसके सेल फिर से सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं तो फिर से एक्टिव होना स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे हैं प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना द लिविंग डिफरेंशिएटेड cell that by now have lost their capacity to divide can regain the capacity। क्या लिखा है बेटा? regain the capacity। regain का मतलब क्या होता है? फिर से। तो कह रहा है ये regain the capacity of division under certain condition, this phenomena is termed as de-differentiation। तो कह रहा है सेल डिफरेंशिएट हो गए, कोई फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन सभी सेल नहीं, कुछ सेल, कुछ ऐसी कंडीशंस आती है इसमें उन्हें फिर से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, और दोबारा से रीगेन डिवाइडिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। बच्चे बेटा आपको अभी सरल लग रहा है ये, आप लोग बाद में जब पेपर देने जाते हो आप भूल जाते हो कि डी का मतलब क्या था, री का मतलब क्या था और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था। वो क्वेश्चन देगा, आपको ऑप्शन में पहचानना होगा, इसका आंसर डी डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएशन या फिर री डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सा ध्यान रखना, आप लोग एक सीक्वेंस में याद करना, डिफरेंशिएशन मतलब परमानेंट, फिर से डिवीजन तो डी डिफरेंशिएशन, और फिर से परमानेंट तो री डिफरेंशिएशन। बस इतनी बात ध्यान रखना, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अगले कह रहे हैं फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम। ये कह रहे हैं इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। कौन सा बेटा? फ्रॉम फुली डिफरेंशिएट पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमेट सेल होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं पूरी तरीके से, लेकिन कह रहा है व्हाइल डूइंग सो सच मेरिस्टम टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल दैट वंस अगेन लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? री डिफरेंशिएशन। कह रहे हैं कुछ सेल ऐसे होते हैं जैसे कॉर्ड कैम्बियम हो गया, सही है, इनके सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए फिर से क्या हो जाते हैं?
फिर से मैच्योर हो जाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करने के बाद। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट पूरी करता ही रहेगा, करते रहेगा, एक टाइम पे आके उनको भी परमानेंट होना पड़ता है, लेकिन नए नए सेल आते रहते हैं ना। मैं तभी तो कह रहा हूँ प्लांट के सेल लगातार, हम प्लांट के नहीं, एनिमल और प्लांट दोनों के सेल डिवाइड तो करते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ में डिवाइड में अलग अलग चीज है। एक मान लो कि आपका सेल डेड हो रहा है लगातार और दूसरे उसके जगह पे आ रहे हैं। एक क्या कंडीशन है कि मान लो उसकी जगह पे नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ करने के लिए नए सेल आ रहे हैं, ऐसा समझ। तो हर प्लांट का हर सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेल पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन और उसके बाद रीडिफरेंशिएशन। अब आप कहोगे सर प्लांट में सेकंड रुक जाएगी क्या? मैं नहीं कर रहा हूँ रुक जाएगी, लेकिन हाँ एक टाइम पे आके प्लांट भी क्या करने लगता है, बहुत कम करता है, लेकिन उसकी जगह नए नए सेल रिप्लेस होते रहते हैं। ऐसी मैंने आपको एक बात और बताई थी, जैसे ह्यूमन केस में हम बात करें तो ह्यूमन के सेल डिवाइड तो करते हैं, मैंने कभी नहीं कहा होगा बिल्कुल डिवाइड करना बंद कर देते हैं। एक बात आपने और देखा होगा, लेकिन अभी अब जैसे अभी आप लोग आपको क्या लगता है यहाँ पे एक सेल है वो पूरी लाइफ टाइम चलेगा? नहीं। अगर हम बात करें तो एक सेल लगभग मुझे ऐसा पता है कि लाइफ टाइम पूरी लाइफ में ह्यूमन का एक सेल जो डिवाइड करता है वो लगभग 70 बार करता है। कितनी बार? लगभग 70 बार, सही 70 बार। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा 10 साल के बाद हर एक सेल नया हो जाता है, हर एक सेल क्या होता है? नया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो मैं 10 साल पहले था वो आज नहीं हूँ, बोल सकता हूँ। अब एक 10 साल पहले मेरी पूरी बॉडी चेंज होगी, अब मेरे अंदर नए सेल आ गए, फिर से चेंज होगी, फिर से नए आ जाएंगे, लेकिन एक टाइम पे आके क्या होगा? अगर सोचो अगर ऐसा होता कि 70 बार से हम डिवाइड कर सकते थे 200 बार, तो हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ जाता। फिर तो हम बूढ़े नहीं होते कभी। भाई आदमी बूढ़ा कब होता है? जब उसके नए सेल आना बंद हो जाते हैं। जब स्किन के नए सेल नहीं आएंगे तो स्किन में क्या होंगी? झुर्रियां आने लगेंगी, और झुर्रियां आएंगी तो क्या होगा? बुढ़ापा आ जाएगा। सही है। तो इसका मतलब ये है, ऐसे महसूस सब लोगों को बुढ़ापा आना ही है। ठीक है, अभी टाइम है। हाँ मेरे से पहले आएगा, मेरे पहले आएगा। ठीक कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा कि हमारा सेल, हर किसी का सेल एक टाइम तक डिवाइड करता है और उसके बाद क्या होता है? वो डिवाइडिंग कैपेसिटी खो देता है। लेकिन हाँ, फंक्शन करने के लिए कोई भी सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो परमानेंट हो जाता है, और परमानेंट यानी मैच्योर हो जाता है। जब वो मैच्योर होता है तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन प्लांट के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर होता है कि परमानेंट हो गया, मैच्योर हो गया, उसके बाद फिर से डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा कुछ कंडीशंस में, सब में नहीं, कुछ कंडीशंस में। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? डी डिफरेंशिएशन। और जब एक बार डिवाइड कर लेगा उसके बाद फिर से हो जाएगा मैच्योर, तो उसको क्या बोलेंगे? मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, बहुत जल्दी बच्चे भूल जाते हैं चीज, याद रखना है चीज। ठीक है, क्वेश्चन नीट में आएगा ही। कह रहा है लिस्ट सम ऑफ द टिश्यू इन अ बॉडी डाइकोट। देखो ये डाइकोट की बात कर रहा है, मोनोकोट की नहीं कर रहा है ना। डाइकोट क्यों कर रहा है? क्योंकि कैम्बियम रिंग डाइकोट में होती है, मोनोकोट में नहीं होती है। कह रहा है बेटा ए प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन हाउ। अब ये सब काम बाद में करना, पर नीट निकालो। ठीक है, अगले कह रहा है रिकॉल इन सेक्शन इतना बी हैव मेंशन दैट द ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है? लगातार होना। क्या होना? लगातार। तो प्लांट में क्या ग्रोथ होती है? ओपन। तो कह रहा है ए प्लांट इज ओपन दैट इज कैन बी इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट। Now we may say that even differentiation in plant is open because cell tissue arising out of the same meristem have different structure at maturity. The final structure at maturity of a cell tissue is also determined by the location of the cell within. For example, cell position away from root apical meristem differentiate as root cap cell, while those pushed to the periphery mature as epidermis. Can you add a few more examples of open differentiation? देखो यहाँ क्या बता रहा है, ये बता रहा है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपसे कोई ये कहे कि आप पूरे प्लांट के सेल ही डिफरेंशिएशन करते हैं, वो डी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप कहोगे नहीं, आप कहोगे कुछ लोकेशन के। जैसे सपोज मानो कोई एपिडर्मिस सेल है, कौन सा है? एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होती है। अब मैं कहने लगूँ इसके सेल दोबारा से डिवाइड करने लगेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे तो भी कभी प्लांट बूढ़ा ही नहीं होगा। ये प्लांट में बाहर जो जितना चीजें होती हैं एक्स्ट्रा, जो डेड टिश्यू जाता है, वो होगा ही नहीं कभी। अगर ऐसा होता तो कुछ चीजें होती है जैसे कैम्बियम, अरे सिंपल सा कैम्बियम ध्यान रखना बस, खाली कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, उसका टिश्यू द्वारा से होता है, बगैर प्लांट का नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये तीन चीज समझ में आ गया। बताओ सब बच्चों के लिए? ठीक है, अगले हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? डेवलपमेंट। आपको पता है आज क्या है?
क्या है बताओ, क्या है? वल्लभ भाई पटेल। चलो वैसे तो आज एक प्रोग्राम था यहाँ पे, मुझे लग रहा है मैसेज आया था हम लोग, बस सब लोग आना है और कर लोग आते हैं। आप लोग कोई बच्चा वल्लभ भाई के बारे में कोई थोड़ा बात कर लेते इस टॉपिक में, क्योंकि एजुकेशन के साथ ये जरूरी होता है। आप देखो एक बात मैं आपको बताऊं, एक बोलो बस बोल गई। मैं आपको बताऊं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एजुकेशन के साथ साथ और भी ऐसे लोगों को फॉलो करने का मतलब पढ़ना, जिससे आपको लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप फेस कर सको। और ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग किसी के बारे में जानना नहीं चाहते। अगर हमें लग रहा है कि कोई आदमी है, उसके बारे में सोचो, उसने पूरा लाइफ को अपने जिया है और तुमने अगर 1 घंटे में उसको बैठ के पढ़ लिया तो आपको कितना सीखने को मिला, उसकी पूरी लाइफ जी ली। ऐसा में तो कोई बच्चा बताएगा पटेल के बारे में कुछ, किसी को लग रहा है कि हाँ सर ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बताना चाह रहा हूँ उनके बारे में। आपको इतना तो पता है वो स्टैचू बना हुआ है, उसके अलावा बताना कि कैनेडा को स्टैचू में इतना मीटर का है, वो तो मुझे भी पता है। पानी हाँ बताओ पटेल के बारे में, तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। देश को मतलब देश की जो रियासतें थी उन्हें इकट्ठा किया, ठीक है, इसी के बारे में टॉपिक बात करूंगा थोड़ी सी। और बताओ कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे ना बताओ, आपको बताओ, ऐसा हो सकता है ऐसा? बहुत पहले पढ़ा था, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ, ऐसा क्यों मानना कि सब कुछ सबको पता होता है, तो जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से लेनी चाहिए, छोटा हो उसमें बड़ा हो, ठीक है। हाँ बताओ कोई बात ऐसी बताओ हो आपको पता। चलो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, थोड़ा टाइम लूंगा, 5 मिनट में आपको बता रहा हूँ चीजें। बेटा ये जो सरदार पटेल थे, मैं ऐसे बोलूंगा कि आज तक के जितने भी नेता हैं, नेता की बात कर रहा हूँ, जैसे भगत सिंह तो क्रांतिकारी थे अलग टाइप के, लेकिन जैसे चाचा नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन सब में अगर कोई आदमी मुझसे, या लाल बहादुर शास्त्री हो गए, अगर कोई कहेगा सबसे अच्छे और सबसे माइंडेड, सबसे टैलेंटेड अगर कोई व्यक्ति था तो कौन थे? सरदार पटेल। महात्मा गांधी को हम लोग बापू जरूर मानते हैं, क्योंकि एक बात और है ना, बड़ा आदमी जो होता है वो बड़ा ही होता है। सपोज मानो कि आप 2 भाई हो घर में, एक भाई छोटा एक बड़ा है, भले ही आप IPS बन जाओ और बड़ा भाई बेचारा खेती करता हो, लेकिन जब भी आप घर पे आओगे तो उसके पैर जरूर छूओगे। ऐसा नहीं कि मैं IPS बन गया अब तो इसकी औकात जीरो रहेगी मेरे सामने, बड़ा ही होता है, कुछ कर्मों से होता है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भी थे, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इनके बारे में जानता हूँ, तो मेरे पसंदीदा जो व्यक्ति होता है उसको मैं एक बार पढ़ता जरूर हूँ थोड़ा सा। तो मैंने पढ़ा था, तो ऐसा मैंने पढ़ा था कि इनका एक जन्म हुआ था 1875 में। कहाँ हुआ था? 1875 में हुआ था, आज के दिन यानी कि 31 अक्टूबर को। एक गांव है इनका नांदरा कुछ है ऐसे करके, नांदरा टाइप से है, नाडिया, हाँ, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये एक नॉर्मल पर्सन थे, नॉर्मल घर से थे, आराम से। इन्हें पढ़ाई की बहुत परेशानी की, आपको पता है उस टाइम पे तो कितनी परेशानी पढ़ाई होगी, जहाँ अंग्रेज हमारा देश में शासन कर रहे थे। आप लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो जो आप लोग आजाद देश में पैदा हुए, वरना सोचो अंग्रेज हमारे देश में हो और हम पे अत्याचार कर रहे हो और हम सामने खड़े होकर भी कुछ नहीं कर सकते। भाई आज अगर आपके भाई हो गए या आपका कोई मेड़ भी काट ले, आप कौन लड़ाई कर देते हो ना, इतना मेड़ इसने कैसे काट दिया। और एक गुलाम देश जब ऐसा था कि ये तो बहुत छोटी बात बता रहा हूँ मैं, बहुत ही छोटी, आपका ही घर, आपके घर को छीन लिया जाएगा, आपको बाहर भेज दिया जाएगा और वो तुम्हारे घर में, तुम्हारी ही जमीन में तुमसे ही मजदूरी करवाएगा। अब बताओ इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। और तुम्हें जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा। दूसरा, जितने भी तुम्हारे लोग होंगे उनके साथ अत्याचार होंगे, सही है, फीमेल सुरक्षित नहीं रहेंगी। सोचो कितनी बड़ी बात है, झेल पाना जो हमारे पहले के लोगों ने झेला। और उस टाइम पे पढ़ाई कर पाना कितना मुश्किल काम है। आजकल तुम्हारे पास सब कुछ है, तब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, और उस टाइम पे कुछ भी नहीं था तब पढ़ाई कर रहे थे लोग। तो इन्होंने पढ़ाई की, इसके बाद इन्होंने वकालत वो LLB की थी, इंग्लैंड चले गए थे। और उसके बाद जब वापस आए,
लंदन नहीं, इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड नहीं है ना? अरे महात्मा गांधी उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया था। अरे लिख के लाई तुम क्या? सर, अच्छा तो हो सकता है, चलो ध्यान नहीं रहा। लंदन भी तो इंग्लैंड में ही है ना? हाँ तो फिर मुझे क्या लगता है साथ करना पिट जाओगे तुम लोग। लंदन ही इंग्लैंड में ही है, सही तो नहीं हो। अब सुन लो पहले समझ हो गया यार, सुन लो पहले मेरी बात सुन लो जो मैं बता रहा हूँ। मैं ज्यादा कोई ज्यादा जानता नहीं, लेकिन पढ़ाई तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मतलब भारत में बेटा आप सुनो, एक आज हम लोग कहते हैं कि हमारा मेरा भारत, कहते हैं हम लोग हमारा भारत, मान है। इसका 60% हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में था, पूरा अंग्रेज का करता। 40% हिस्से में रियासतें होती थी। रियासतें जानते क्या होता है? जैसे मान लो आप लोग क्यों बोल रहे बेटा, अगर बोलना है तो आपको खड़ा कर दूंगा, आप बताओ। 40% हिस्सा रियासतों का मतलब होता है कि जैसे ये पीलीभीत का इलाका है, यहाँ के एक राजा है और उनका अपना अधिकार होगा। उन्हें मतलब नहीं कि दूसरा रियासत का राजा क्या कर रहा है, उन्हें अपने खाली उससे मतलब है। समझ गए बात? जैसे मान लो अभी वो स्टेट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपना काम करें और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अपना, ना उनकी ये सुने ना इनकी सुने, ऐसे चल रहा था उस टाइम। अब भारत बनना था क्योंकि पाकिस्तान अलग हो रहा था, भारत अलग होना था, ठीक है। सोचो रियासतें थी शायद 562 की, 562, 562 रियासतों को सोचो एक साथ करने का काम। एक साथ का मतलब समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताऊं, रियासतों के राजा होते हैं, उनके पास 3 हफ्ते। पहला, या तो वो इंडिया के साथ हो जाए अपनी इच्छा से, कोई उनपे वो नहीं है कि तुम होगे, सही है। दूसरा, उनका मन है तो पाकिस्तान के हो सकते हैं, सोचो उनका मन है तो पाकिस्तान के हो सकते हैं। और तीसरा, उनका मन है तो वो अपना खुद का ही चलाएंगे, उन्हें ना तुमसे मिलता ना तुमसे मिलता। अब सोचो ऐसी कंडीशन। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं अभी कहने लगूं योगी जी से कहने लगूं कि भाई मुख्यमंत्री तुम नहीं मैं बन जाऊं, मान लेंगे वो? कैसे ही ना मानेंगे। और वहां के राजा को समझाना कितना कठिन काम होगा। सोचो 563 रियासतों के राजाओं को समझाना कितना मुश्किल काम होगा। ये तुम सोच रहे हो, खाली सोच भी नहीं सकते। एक मुख्यमंत्री तुम नहीं सुना सकते। अगर तुम अभी कहने लगो उत्तराखंड और यूपी के मुख्यमंत्री एक ही हो जाए, योगी जी, भाई वो क्यों हट जाएंगे? वो भी तो उसी सेम पद में है, वो क्यों हटेंगे? रीजन तो बताओ क्यों हटेंगे। और सोचो ऐसे 563 को एक करना है, और जब तक एक नहीं करना है तो भारत बनेगा नहीं पूरा। मुझे लगता है अगर सरदार पटेल 1950 में उनकी डेथ हो गई थी, अगर वो और जी जाते थोड़ा, तो जो जम्मू कश्मीर का मसला चलता है ये हमारी पास होता, लेकिन वो जी नहीं पाए। 1950 में उनकी डेथ हो गई। अब मैं कहानी बता रहा हूँ, एक 3 रियासतें ऐसे राजा ऐसे थे वो अपने आप में वो नहीं मान रहे थे, बोले कुछ भी कर लो, बकाया 559 तो मान गए थे आराम से माने या मार के माने, जैसे ही माने, लेकिन 3 नहीं मान रहे थे। एक तुम्हारा नहीं मान रहा था जूनागढ़, एक हैदराबाद, एक जम्मू कश्मीर, ये 3 नहीं मान रहे थे। अब सोचो ये कह क्या रहे थे, ये मान नहीं रहे थे, ये कह रहे थे, हैदराबाद वाले कह रहे थे हम जाएंगे पाकिस्तान। वो ज्यादा खराब थे। सुनो, हैदराबादी पता क्या कह रहे थे, वो अपने उसमें फिल्मों में थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। अब तुम एक बात सोचो, आपको पता होगा शायद, ये तो पता ही होगा, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, पता है आपको? अब सोचो ये तुम्हारा भारत है, उसके इस साइड बांग्लादेश पाकिस्तान है, इस साइड भी पाकिस्तान है और बीच में भी पाकिस्तान है। तुम कौन सीमा बचाओगे? ये वाली सीमा बचाओगे, ये वाली बचाओगे? अभी एक सीमा है तो बचाना मुश्किल हो रहा है, अभी 3 जगह से गिरा दे तो क्या होता? ये मान लो पाकिस्तान वाले कहते सुनो कि हम तो हैदराबाद में अपनी बम की फैक्ट्री खोलेंगे, तुम कैसे रोक सकते हो? उनका देश है, नहीं रोक सकते सर। सही है। दूसरा, अगर आपको अपने ही भारत में अगर दूसरे के जाना होता और वहां से लेकर जाना हो रहा है तो तुम्हें वीजा देना पड़ता या उनसे परमिशन लेनी पड़ती, कितना अजीब खेल हो जाता। अरे सोचो। और दूसरा कि या मान लो हैदराबाद वाले ये कहते कि नहीं हम तो अपना करेंगे, अब तो क्या मुश्किल नहीं था क्या कि उनकी भाषा अलग कोई भाषा अलग, उनकी करेंसी अलग कोई करेंसी अलग। और अगर ऐसा सोचो 563 उसमें बटा हुआ होता तो कितना, सोचो अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ कहाँ, पंजाब जा रहा हूँ तो मुझे वीजा देना पड़ता। और ये सब एक मिलाने का काम जो किया वो किया सरदार पटेल ने। अगर आज हमारा पूरा भारत एक है कि भारत पूरा हम बोलते हैं, नक्शा बनाते हैं, उसके सबसे जो मेन आदमी थे वो कौन थे? सरदार पटेल। तो इतने महान व्यक्ति थे, हालांकि उनकी 1950 में डेथ हो गई थी।
वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने, और दूसरा उनकी डेथ भी हो गई। और तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उनका योगदान इतना बड़ा था कि हम लोग कभी लाइफ में उसको नहीं भूल सकते। तो मैंने थोड़ा उनके बारे में पढ़ा था, अच्छा लगा मुझे, देखा भी था मैंने वीडियो में, काफी वीडियो में, इसीलिए आपको बताया गुजरात में स्टैचू बना हुआ है उनका, आयरन मैन बोलते थे उनको, लौह पुरुष। तो ठीक है, ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, और इतना दिमागदार व्यक्ति अगर हो तो कितनी बड़ी बात है। ऐसी उनसे ही, जैसे उन्हीं की तरह दिमागदार मुझे एक और आदमी लगता है, अजीत डोभाल का नाम सुना है आपने? अजीत डोभाल बहुत माइंडेड आदमी, उनकी कभी यूट्यूब पर आपको उनके बारे में देखना, अजीत डोभाल के बारे में। पाकिस्तान में जाके, समझ रहे हो, पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करनी थी। तुम लोगों से कहा जाए कि यहाँ की यूपी में रह के यूपी आर्मी ज्वाइन कर तो नहीं कर पाओगे। रोड रेस लगाते सुबह कोई आदमी ऐसा हो कि दूसरे देश में जाए, और वो भी तुम्हें पता है जो ये लॉ एजेंट होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं बेटा। जब ये भेजे जाते हैं दूसरे देश में, अगर मान लो कोई ऑपरेशन के टाइम पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो, और उनकी गोली लग जाए, आधे जिंदा बच जाए, वो आधे मर गए मान लिया, और वो कहें कि भारत का मैं हूं, भारत की तरफ से पूरी तरीके से कह देंगे हमारे नहीं है। ऐसा होता है लॉ एजेंट, आप जानते हैं, उस पर जानना थोड़ा सा। वो कभी भी अगर मान लो ऑपरेशन में गए, वहां मारे गए तो मारे गए, उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। उनकी बाइक तक को नहीं कहा जाएगा कि तो राजेंद्र को एहसान नहीं होता है, क्या पता है आपको? ऐसा नहीं उनकी बाइक कह सकती कि मेरा पति ने देखो वहां ऑपरेशन जाके मारा गया, मुझे सम्मान देना चाहिए। उसे पता ही नहीं होगा मेरा पति है कहाँ। और बताओ, वो सोचो पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान जाना ही मुश्किल बात है, वहां सर्वाइव करना, और सर्वाइव करने के बाद इतना मिल जाना, और वो भी राजेंद्र के रूप में कि वहां पे आर्मी ज्वाइन कर लेना। सोचो तो पहले कितना दिमाग होगा उस बंदे के अंदर। अभी सलाहकार भैया जी दो बार, ठीक है, चलो हम बाद में बात करेंगे कभी, अभी पढ़ लेते हैं हम लोग। है तो थोड़ा सा मेरे सरदार पटेल के बारे में बताना था, तो अच्छे व्यक्ति थे, बढ़िया थे, ठीक है। तो आप गुजरात जाना कभी, देख के आना, उनका स्टेचू है, और मैंने सुना बहुत अच्छा है, मैं तो अभी गया नहीं, कभी जाऊंगा कभी फ्यूचर में। फिलहाल मैंने फोटो देखा है यूट्यूब में, आपने देखा होगा ना, इतना बड़ा है कि उसके अगर जूते के पास खड़े हो तुम छोटे हो जाओगे, वो ज्यादा लंबा है। सबसे सबसे भारत से बड़ा लंबा है ना, भारत में दुनिया का ही सर, दुनिया का है, दुनिया का ही है सर, यही तो है। कौन सा लिबर्टी? अरे लिबर्टी का लिए टॉप है, ज्यादा है लिबर्टी टॉप है क्या है? अरे लिख लो, दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू, स्टैचू लिखना, पता नहीं फिर तो फुल खम्बे जने क्या लेंगे। यही तो आ रहा है अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी, लौह पुरुष का आ रहा है, सबसे ऊंचा 182 मीटर का है, समझ रहे? 182 मीटर, 182 लंबाई है सर, यही तो है। अच्छा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी करे, लेकिन वो लगभग दोगुनी ऊंचाई की है। नहीं, उससे दोगुनी ऊंचाई की ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तारीख यूएसए में। चलो यहाँ जाए बेटा, अब आते हैं टॉपिक पे, समझ गए? अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? डेवलपमेंट। क्या पढ़ते हैं? समझ लो, यहाँ एक टेबल बनी हुई है, देखो इसको समझ लो पहले। सबसे पहले आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल कौन से होते हैं? जो डिवाइड करते हैं। इसमें आपको पता है प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, और दूसरा फिर आता है इलोंगेशन। कौन सा आता है? इलोंगेशन होता है। और इसके बाद क्या होता है? डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन हो जाते हैं, और सेल कैसा हो जाता है? मैच्योर। और इसके बाद ये जाता है सेनिसेंस स्टेज में। कहाँ जाता है? और सेनिसेंस का मतलब वो स्टेज होती है जहाँ पे किसी व्यक्ति को बुढ़ापा आता है, और उसके बाद आदमी क्या रहती है? डेथ। समझ गए? तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद सेल डिवीजन भी होता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये दिखा रहा है कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ के साथ कभी-कभी क्या रहता है? सेल डिवीजन भी होता है। तो ये सब जो चेंजेस आए, एक बोलो मत,
जैसे पहले आया इलोंगेशन हुआ यानी एक्सपेंशन हुआ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, मैच्योरेशन हुआ, सेनेसेंस में पहुंचे, डिफरेंशिएशन हुआ, ये सब क्या है? डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है बेसिकली चेंजेस ऑफ स्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ। तो देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंज दैट एन ऑर्गेनिज्म गोइज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस। यानी कि जर्मिनेशन से लेके और सेनेसेंस स्टेज तक जितने भी चेंजेस आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? यानी कि जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? बुढ़ापा। कह रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द डेवलपमेंट ऑफ अ सेल ऑफ अ हायर प्लांट इज गिवन। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है इट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेबल ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। अब देखो अगले बेटा, यहाँ पे एक टर्म है प्लास्टिसिटी। क्या टर्म है ये? प्लास्टिसिटी क्या है वो समझ लो। देखो आपने देखा होगा बेसिकली कि बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। उस चेंज करने की कैपेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लास्टिसिटी। जैसे सपोज मानो आप लोग घर पे रहते होगे, सही है, आपकी आदत अलग होगी। अब मानिए आप 5 साल बाद रूम में रहो तो आपकी आदत क्या होगी? और अपने आप को जो आपने चेंज किया है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुनो। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है लार्कस्पर और एक लिखा हुआ है बटरकप। क्या लिखा हुआ है बेटा? ये जो लार्कस्पर है ये हेटेरोफिली का एग्जाम्पल। हेटेरोफिली का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लीफ। फिली का मतलब लीफ और हेटेरो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। ये कह रहा है जब ये जुवेनाइल स्टेज में होती है तो उसका शेप देखो ऐसा होता है, और जब ये अडल्ट स्टेज में आता है तो उसका शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। और इंडर हाँ ऐसे होता है। और बी वाला है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, देखो इसका ऐसा है, और एक्वेटिक हैबिटेट में कैसा है? ऐसा। ऐसा क्यों हुआ है आपको पता है? क्योंकि अगर ऐसा रहता तो पानी की वजह से इसका लीफ फट सकता था, तो ये कैसा हो गया? ऐसा हो गया। लेकिन बेटा आप लोग एग्जाम्पल ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ध्यान रखना है? आप लोग साइड से लिख लो। इधर देखो, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा वो समझ लो आप लोग। यहाँ देखो, अगर वो ये कहे, जैसे वो ये कहे कि टेरेस्ट्रियल की बात हो रही है, किस बात हो रही है? टेरेस्ट्रियल, और वो स्टेज की बात कर रहा है जुवेनाइल और अडल्ट, तो इसके 3 एग्जाम्पल हैं। अगर वो जुवेनाइल और किसकी बात कर रहा है बेटा? अडल्ट। स्टेज की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ऐसे सही है। तो हम लोग 3 एग्जाम्पल याद रखना। पहला रखना कॉटन, दूसरा रखना कोरिएंडर, ये धनिया का होता है, ठीक है, और तीसरा क्या है? ये हाइब्रिड वाला है। अब तुम पहचानो। 3 एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अगर वो कह रहा है कि एक्वेटिक की बात कर रहा है, इस बात कर रहा है, और अगर वो कह रहा है कि हेटेरोफिली किसमें हो रही है? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में हो रही है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक की बात कर रहा है, ध्यान रखना ये बात। अगर वो एक्वेटिक की बात कर रहा है इन्वायरमेंट की, तो हमेशा एक एग्जाम्पल याद रखना, क्या? बटर कप। ये आपको ध्यान रखना, कप में क्या पीते हो? चाय पीते हो? चाय कैसा है? मीठा नहीं, लिक्विड है। तो मीठा पीने बंद नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ बटर कप है, कप में चाय पीते हो, चाय कैसी होती है? लिक्विड। तो अगर वो एक्वेटिक की बात करेगा तो क्या लगाओगे? बटर कप। अब बकाया तीनों जुवेनाइल या फिर अडल्ट स्टेज, ठीक है। और सुनो, ये बिल्कुल बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बस यहाँ पर लिख लो अलग से ऐसे करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चे बेसिक क्लियर कर देते हैं। क्या नहीं, बटर का एक्वेटिक हैबिटेट होगा देखो। अरे नहीं, वैसे नहीं, तो समझे नहीं। टेरेस्ट्रियल से होके किस में जा रहा है? वाटर में। अब वो वहाँ टेरेस्ट्रियल की बात है, खाली वाटर में नहीं जा रहा है। एक्वेटिक हैबिटेट जा रहा है क्या? इसने हेटेरोफिली कहाँ पे की है बताओ? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ये बता रहा हूँ, समझ गए? और ये इसने कहाँ पे की है? डेवलपमेंट में, स्टेज चेंज होने पे।
कोरिएंडर कॉर्नर और लास्ट पर जो होते हैं वो एज के थ्रू होते हैं। एज के थ्रू तो वही तो बात हुई जुवेनाइल और पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब एक्विटी है, ध्यान तो रख सकते हो ना। बच्चे मैं तुम समझ नहीं पाए, बच्चे क्या करते हैं चारों को एक साथ कर लेते हैं। प्लास्टिसिटी का एग्जांपल बटरकप, कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमेशा गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो ये ध्यान रखते हैं बात इसकी कर रहा है। अगर वो एज की बात कर रहा है या फिर डेवलपमेंट की बात कर रहा है या फिर वो ये कह रहा है कि जुवेनाइल से एडल्ट स्टेज में हो रहा है तो 3 लगाओगे खाली बस, ये छोड़ दोगे। और अगर वो एक्वेटिक तो बटरकप का मतलब चाय, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? बटरकप। क्योंकि अगर वो बात कर रहा है कि टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक में जाने पर हाइड्रोफिली हो रहा है, बताओ इसका एग्जांपल। अब तुम चारों नहीं लिखोगे, खाली लिखोगे बटरकप। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, समझ गए? तो आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बना अच्छे से, क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन आ ही जाएगा। लिख लिया? ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो पढ़ लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ लिखा भी होगा, जो कह रहा है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पांस टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ, या तो एनवायरनमेंट से या फिर लाइफ के फेजेस से। अगर वो अपने आप को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है क्या? स्ट्रक्चर, तो उस एबिलिटी क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। कह रहा है एग्जांपल क्या है इसका? हाइड्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। इन सच प्लांट द लीव ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट। अब ये कह रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि जुवेनाइल स्टेज से मैच्योर प्लांट में लीफ हाइड्रोफिली हो रहे हैं, तो आप 3 लगाओगे खाली, बटरकप नहीं लगाओगे। और अगले कह रहा है ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन वाटर इन द बटरकप आल्सो रिप्रेजेंट द हाइड्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? पहले एक्वेटिक पोटेंशियल था, उसके बाद कैसा हो गया? एक्वेटिक हो गया, तो क्या लगाएंगे? बटरकप। अगर वो कह रहा है कि फेजेस ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है, अलग अलग फेज में आ रहा है, जुवेनाइल में अलग और एडल्ट में अलग, तो क्या लगाएंगे? कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। समझ गए? बस ये बताना चाह रहा था। प्लास्टिसिटी का मतलब हो गया कोई भी चेंजेस, और हाइड्रोफिली का मतलब होगा खाली लीफ का डिफरेंस, खाली लीफ का चेंज होना, तो हाइड्रोफिली। और प्लास्टिसिटी का मतलब खाली लीफ का नहीं, कोई भी प्लांट इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपना चेंज करे स्ट्रक्चर, तो उसको बोलेंगे एबिलिटी में प्लास्टिसिटी। यहाँ खाली हाइड्रोफिली दिखाया है ना यहाँ पे एग्जांपल में, इसीलिए आपको लग रहा है खाली प्लास्टिसिटी। ये नहीं है, प्लांट बहुत सारे चीजें करता है। जैसे आपने देखा होगा जो ओपनसिया होता है नाम सुनी, वो अपना क्या करते हैं? अपनी लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या वो नहीं प्लास्टिसिटी? वो भी तो है। और क्यों कह रहा है? एनवायरनमेंट की वजह से। समझ गए? तो जब कोई अरे ऐसा हम लोग प्लांट या एनिमल कोई भी स्ट्रेस से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रक्चर या बॉडी चेंज करे, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है? नहीं, हाइड्रोफिली तो उसका एग्जांपल है प्लास्टिसिटी का, यहाँ पे बस खाली अगर लीफ का होगा तो हाइड्रोफिली कहेंगे बस खाली। ठीक है? मतलब नहीं समझे अभी तुम? प्लास्टिसिटी का एक ने एग्जांपल बताया हाइड्रोफिली कि लीफ का डिफरेंस को हम ये बोलते हैं। प्लास्टिसिटी एक टर्म हो गई पूरी तरीके से, जितना भी प्लांट चेंज करता है और लीफ को चेंज करता है, तो हम बोल सकते हैं स्पेशल क्या? हाइड्रोफिली। ठीक है? हाँ बताओ मुरली क्या कर रहा है? पानी मुझे चाहिए, बताओ। मैं मांगने वाला था, सही कह रहे हो। तुम्हें क्या पता लगा भाई? ऐसे नहीं। चलो इतना क्लियर हो बेटा? अब हम आते हैं, चलो कहीं नहीं, देखो ये पढ़ लिया हम लोगों ने, चलो पढ़ो। देखो ये क्या अगले क्या है? कह रहा है 10 ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है? यहाँ स्टार बनाना बेटा, स्टार बनाना के क्या है? डेवलपमेंट इन प्लांट बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन is under the control of intrinsic and extrinsic factor. For the former include both intracellular genetic या फिर intercellular factor। अच्छा इंट्रा का मतलब क्या होता है? जेनेटिक।
जेनेटिक का मतलब क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स कैसे हैं उसके पास, पापा से कैसे जीन मिले हैं। और एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, बाहर उसके पास कैसे हार्मोन है, हार्मोन सिक्रेशन कितना हो रहा है, या कैसा CO2 मिल रहा है उसको, कैसा लाइट मिल रहा है, कैसा वाटर मिल रहा है, वो सब। ठीक है, और दोनों ही फैक्टर पे डिपेंड करता है क्या, ग्रोथ। क्या करता है, ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट। कह रहे while the latter include light, temperature, water, oxygen, nutrition, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला क्या है, डेवलपमेंट को हम बोल सकते हैं ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। कभी भी क्वेश्चन हो सकता है वो। डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। कल आप लोग बायोलॉजी का टेस्ट लेके आना, ठीक है, जो भी बता। और कल मैं थोड़ा 20 मिनट आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन गलत है तो हम बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। कौन नहीं आया था, क्यों नहीं आया था कल, कौन नहीं आया था कल, नहीं परसों हुआ था। आप लोग नहीं आए थे, बकाया सब बच्चे आए थे। चलो तो ठीक है, बकाया सब ले आना आप लोग, बराबर में टीप लेना। क्या करूँगा, देखते रहना जब नहीं आओगे तो कुछ तो करोगे। अच्छा हाँ, तो बहुत नहीं यार, बताएं क्या हुआ था बाहर शादी में। शादी वादी मत जाओ भी, थोड़ा तैयारी वारी कर लो। आप थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा पढ़ाई को लेके, और सीरियस रहना ही पड़ेगा। आपको पता है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। तो मान के चलो कि तुम कुछ कर रहे हो उस टाइम पे, तो उस टाइम का अगला आदमी पढ़ रहा है तुम्हारे जो सीट पे बैठेगा वहाँ MBS में। और ऐसे धुआंधार बच्चे पढ़े हैं जो तुम देख के चक्कर में पड़ जाओगे, इतना पढ़ कैसे लेता है, होता नहीं कुछ ऐसे जो एक बार चिपक गया सीटें उठती नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जब ऐसे धुआंधार पढ़े तो फिर कैसी बात है, फिर तुमको भी ऐसे करना पड़ेगा। और जैसे जैसे एज टाइम पीरियड बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी आप लोग खुद सोचो, आप लोग 12th के बाद सोच रहे हो कि हमें नीट की तैयारी करनी है। एक बच्चा 10th से ही नीट पढ़ रहा है, फिर एक साल में पता कितने बच्चे नए आते हैं एक साल के अंदर। एक साल ज्यादा होना मतलब है कि अब आपको डबल मेहनत करनी है, क्योंकि एक साल में पता है कितने इंटर पास करते हैं, समझ लो। और जो अब इंटर पास करके आ रहा है, मान के चलो वो तैयारी करके आ रहा है पहले से, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हर किसी के पेरेंट्स कैसे हो गए, जागरूक हो गए। जागरूक का मतलब उन्हें पता है कि बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करवाओ। अब एक बच्चा अगर फर्स्ट ईयर तैयारी कर रहा है नीट की, और अगर वो 12th में आएगा 2 साल कर लेगा। अब तुमने 12th के बाद सोचा है कि हमको तैयारी करनी है, तो वो हमेशा सही होगा ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 साल का मतलब कंपटीशन और ज़्यादा होना। उसके 1 साल बाद और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें भूल जाना कि तैयारी करना है हम लोग को। तो इसीलिए आपको कहीं भी सिलेक्शन लेना है, कुछ भी करना है, जल्दी ले लो, टाइम वेस्ट मत करो, समझ रहे हो। और वैसे भी आप लोग 1 साल का कितना बर्बाद कर रहे हो, 50 लाख तो मान ही लो, 30-40 लाख तो मान ही लो बर्बाद कर रहे हो। 1 करोड़ तो हाई कौन के थोड़ा मान के चलो 50 लाख। 1 साल का मतलब यह है कि अगर तुमने 1 साल टाइम वेस्ट किया तो तुमने अपना 50 लाख गवा दिया। ऐसे मान के लो, क्यों नहीं मान रहे हो कि भाई कि हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, मान के चलो बन गए एम्स में बैठ के सर्जन होने। अब ऐसा मत करना कि सपने ग्रह वाले निकलो ही ना बाहर उससे, ऐसा ही नहीं करना है ना। लेकिन आप लोग मेहनत करो जरूर पहुंचोगे। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं PGR के बारे में। इसका पढ़ते हैं PGR। बेटा बोलो मत आप लोग, अभी नेटवर्क सारा थोड़ा सुन लो। PGR का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आप लोग ये बताओ कि मैंने आपको कहा था हमारा बॉडी जो होता है, हमारा बॉडी की बात करें तो ये हार्मोन से कंट्रोल होता है। हमारा साथ में ब्रेन भी होता है, चलो नर्वस सिस्टम भी होता है, लेकिन प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। लेकिन प्लांट के पास हार्मोन होते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ केमिकल्स होते हैं, या फाइटो हार्मोन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, फाइटो हार्मोन, यानी कि इनके पास फाइटो हार्मोन होते हैं। और इनके पास बेसिकली ये हार्मोन होते हैं 2 टाइप के, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रमोटर और एक होते हैं इनहिबिटर, क्योंकि इनके यही काम होना है और तो काम नहीं होने। इन्हें गुस्सा थोड़ा ना आना है प्लांट को,
सही है। तो इनके अंदर हार्मोन का हुआ क्या, या तो किसी चीज को प्रमोट करेंगे या किसी चीज को रोकेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे बेटा, तो कितने टाइप के हार्मोन होते हैं, 5 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे हम। कितने हार्मोन के बारे में, 5। एक तो अगर मैं प्रमोटर की बात करूं, जो क्या करेगा, प्रमोटिंग एक्टिविटी करेगा, उसमें तुम्हारा एक आता है ऑक्सिन, कौन सा आता है बच्चों, दूसरा आता है तुम्हारा जिबरेलिक एसिड, और तीसरा आता है साइटोकाइनिन। सही है। और अगर हम इनहिबिटर की बात करें तो इसमें कौन सा आता है, बताओ कौन अच्छा रहेगा, ABA, कौन सा आता है, ABA। और अगर हम मिक्स की बात करें जिसके दोनों कैरेक्टर होते हैं, इनहिबिटर वाला भी और प्रमोटर वाला, तो उसमें आता है इथाइलिन। क्या आता है, इथाइलिन को हम लोग गैसेस पीजीआर बोलते हैं, लेकिन इसका ज्यादा काम होता है प्रमोटर वाला, इनहिबिटर वाला क्या होता है, कम होता है। इसको हम कभी कभी इसमें रख देते हैं प्रमोटर। सही है। तो हम लोग इनके बारे में पढ़े फिर एक करके, हार्मोन के बारे में। अब आपको बताएं, आपके पास तो होती है ग्लैंड, क्या होती है, आपके पास होती है ग्लैंड, उनसे हार्मोन सीक्रेशन होता है, लेकिन प्लांट के पास ऐसा नहीं होता है। उनके पास क्या होता है, कुछ टिश्यू होते हैं, हम लोग देखेंगे उनके बारे में कि कैसे हमने डिस्कवरी की हार्मोन्स की। अच्छा, साइंटिस्ट को क्या पता कि इनके अंदर हार्मोन होंगे, लेकिन प्लांट्स के जब साइंटिस्ट क्या है, कोई भी डिस्कवरी करना है, एक्सीडेंटली कुछ हुआ, उन्हें पता लग गया कि यहाँ पे कुछ तो है ऐसा, और देखा तो वो क्या था, हार्मोन था। तो कैसे हुआ, बोल दो, समझे आप, ठीक है। तो देखो एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या पढ़ते हैं बच्चों, कि इनके क्या कैरेक्टर है। तो देखो अब बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो आपको। कह रहा था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल होते हैं, क्योंकि क्या है, हार्मोन है, सिंपल मॉलिक्यूल और डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। कह रहा है दे कुड बी, पहला कह रहा है इंडोल कंपाउंड, यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड IAA, एडेनिन डेरिवेटिव। ये ध्यान रखना, एडेनिन डेरिवेटिव हो सकते हैं। यह कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, या तो कैरोटीनॉइड्स के डेरिवेटिव हो सकते हैं, कैरेक्टरपीन्स हो सकते हैं, जिसमें तुम्हारा आता है जिबरेलिक एसिड, और गैसेस हो सकते हैं, जिसमें तुम्हारा क्या आता है, इथाइलिन। क्या आता है, इथाइलिन। तो ये कह रहा है कि इंडोल कंपाउंड, यानी कि ये IAA वगैरह है, ये ऑक्सीजन के लिए इथाइलिन है। अगले कह रहा है एडेनिन डेरिवेटिव हो सकता है। दूसरा कैसा हो सकता है बेटा, एक कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव हो सकता है, टर्पीन्स डेरिवेटिव हो सकता है। यानी कि देखो ये केमिकल कंपाउंड तो है, ये केमिस्ट्री में बोल रहा है वो कि ये ऐसे ऐसे कैटेगरी के हो सकते हैं, कोई भी हार्मोन। कह रहा है बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर वेरियसली डिस्क्राइब एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स इन लिटरेचर, हम इनको ऐसा बोलते हैं। अब ये क्या काम करते हैं वो समझ लो। कह रहे थे पीजीआर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, 2 ग्रुप में। एक इनकी एक्टिविटी कैसी होगी, प्रमोटिंग वाली, और एक कैसी होगी, इनहिबिटिंग वाली। तो बेटा कह रहा है देखो इन लिविंग प्लांट बॉडी, कह रहा है 1 ग्रुप ऑफ पीजीआर इन्वॉल्विंग ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी, जिसकी कैसी होती है, प्रमोटिंग। और इसमें क्या क्या आएगा, प्रमोट का मतलब क्या होता है, सेल में एक बताओ, किसी भी प्लांट में क्या प्रमोट करना होगा, किसी को ग्रोथ करेगा तो सेल डिवीजन करे, लेंथ में बढ़ाए प्लांट को, गर्थ में बढ़ाए। जैसे अब गन्ना है उसको लंबाई में बढ़ना है, अंगूर की बेल है उसको लंबाई में बढ़ना है, प्लांट को चौड़ाई में बढ़ना है, मतलब जो भी बढ़ना है तो वो कौन सा होगा, प्रमोटिंग एक्टिविटी होगी सारी। जैसे क्या कह रहा है देखो, पहला कह रहा है सेल डिवीजन, दूसरा कह रहा है सेल इनलार्जमेंट, तीसरा कह रहा है पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये सारे के सारे काम कौन करता है, जो करते हैं प्रमोटिंग एक्टिविटी। कौन सा करते हैं बेटा, प्रमोटर। अरे आप लोग क्या बातें कर रहे हो भाई, बातें करोगे तो पढ़ जाओगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, थोड़ा समझा करो, जब तक ध्यान नहीं पढ़ोगे कैसे समझ आएगा भाई। अगले कह रहे हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज को प्रमोट करना, बढ़ाना, सही, चाहे साइज हो, चाहे उसका नंबर हो, चाहे सेल डिवीजन करवाना हो, फ्रूट बनाना हो, कोई चीज बनाना प्रमोटिंग हो जाएगा। अगले कह रहा है जैसे एग्जांपल इसमें 3 है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, और तीसरा कौन सा है, साइटोकाइनिन। ये ध्यान रखना है इनके नाम, पहला, दूसरा और
ये 3 हार्मोन हो गए। पहला कौन सा है बेटा? ऑक्सिन, दूसरा कौन सा है? जिबरेलिक एसिड है, जिबरेलिन्स, और तीसरा कौन सा है? साइटोकाइनेन। इनको हम लोग पढ़ते हैं प्लांट प्रमोटिंग एक्टिविटी में, ठीक है, ये प्रमोटिंग काम करते हैं। अगले क्या कहते हैं? पीजीआर ऑफ द अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्सेस टू बाउंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग। अब कौन सी बात हो रही है बेटा? कोई एक्टिविटी ऐसी हो जो ऐसी कंडीशन आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस टाइम पे प्लांट की कोई भी एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाले, रोकने वाले, उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन। डोरमेंसी मतलब हम लोग क्या होता है? डोरमेंसी में वही तो होती है सीड की स्टेज। जब वो जैसे आपके घर में बीज बो रखा है, क्या गेहूं धान रखा हुआ है, वो कौन सी स्टेज में अभी? डोरमेंसी। जैसे यहाँ उसको निकालोगे बाहर और मिट्टी में लगाओगे, टेम्परेचर दोगे, उसको पानी दोगे, तो वो क्या कर जाएगा? ग्रो। तो जो अभी तक वो रखा था वो कौन स्टेज था? डोरमेंसी स्टेज। डोरमेंसी स्टेज किसी भी सीड की वो स्टेज होती है जिस स्टेज पे वो ग्रो नहीं करता है, जर्मिनेट नहीं करता है। सही है? तो जैसे आप घर में धान रखा हुआ है, कोई भी सीड मान लो, दुकान पे कोई सीड रखा हुआ है, वो कब तक जर्मिनेट नहीं करता है? जब तक उसको उसकी कंडीशन ना मिले, और कंडीशन मिलने पे क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। आप मार्केट से बीज लेके आते हो किसी का, कब तो ग्रो करता है? जैसे मिट्टी में लगाते हो, पानी देते हो उसके लिए, सही है, टेम्परेचर दिया आपने, और वो क्या कर गया? ग्रोथ कर गया। तो ग्रोथ से पहले वाला जर्मिनेट कर गया। जर्मिनेट से पहले वाला स्टेज कौन सा था? डोरमेंसी। दूसरा कह रहे हैं एब्सिशन। एब्सिशन मतलब समझते हो क्या होता है? आप लोग बताओ बेटा, जैसे मान लिया कोई लीफ है प्लांट में लगी हुई, क्या प्लांट चाहेगा कि यही लीफ हमेशा रहे? नहीं, प्लांट भी चाहता है एक टाइम पे आके गिर जाए, उसको बोलते हैं एब्सिशन। पुरानी लीफ को अलग करना प्लांट से और नई लीफ का आना। समझ गए? जैसे ऐसा फ्रूट होता है, फ्रूट एक फल होते हैं, फल एक सुनो, फल भी एक टाइम पे आके प्लांट से अपने आप गिर जाते हैं, तो वो सब क्या है? एब्सिशन। अगले कह रहा बेटा द पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू द सिरुप। इसमें कौन आएगा? एब्सिसिक एसिड। और कह रहा है द गैसियस पीजीआर भी होता है, इसे क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका नीट में। कह रहा है कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर। अरे मैं कह रहा था प्रोमोटर, अच्छा इनहिबिटर होता है। लार्जली कैसा होता है? इनहिबिटर होता है, क्योंकि पीजीआर इथालीन है ना, समझ गया? क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि फलों को पकाने में काम आता है इसका। और फलों को पकाने काम का मतलब समझ सकते हो आप लोग कि उसको हम फल कब पकते हैं? जब कोई उसकी सेल को हम इनहिबिट करें। क्या हुआ? तो उनको बोल सकते हैं इनहिबिटिंग एक्टिविटी। क्या हुआ? कहाँ है? अरे मूवी छिपकली तो मैं क्या करूँ? तुम तो ऐसे कर, छिपकली के नाम हम लोग भाग जाऊंगा घर पे। ये बात मानता हूँ, चलो सांप वगैरह हो तो लगेगा, देखो कहाँ है। छिपकली तो घूमती रहती है ऐसे। अब इतनी भी नहीं है कि खाना खा रहा हूँ तो मेरे स्वाद घूम रही है। समझ गए आप लोग? तो मैंने बेटा क्या बताया, ध्यान सुनो। दो कैटेगरी में हार्मोन डिवाइड किया है, प्रमोटिंग और इनहिबिटिंग। प्रमोटिंग में कौन आता है? ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनेन। इसके बाद इनहिबिटर में कौन आता है? ए बी ए खाली। और दोनों कैटेगरी में कौन आएगा? ऐसे बोलो, अगर लिखा हुआ है कि लार्जली किसमें आएगा तो बताना किसमें आएगा? इनहिबिटर। खाली इनहिबिटर मत कह देना, कहीं गलत कर दो क्वेश्चन। खाली इनहिबिटर में एक ही आएगा, ए बी ए, समझ गए? और मिक्स में कौन आएगा? इथाइलिन। लेकिन अगर वो लिख रहा है कि लार्जली किसमें आएगा तो आप लोग लगा देना इनहिबिटर में, ठीक है? अब हम लोग एक बार पढ़ते हैं बेटा, इसके बाद डिस्कवरी कैसे हुई थी हार्मोन की। अच्छा एक बार बताओ, कोई भी डिस्कवरी क्या अपने वो कोई भी डिस्कवरी क्या जानबूझ के होती है? नहीं, हमेशा डिस्कवरी एक्सीडेंटल होती है। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और किया। सही है ना? तो और के घर जाना, यहाँ देखो और किताब पे रहना, होता नहीं कभी कुछ और कर रहे थे, कुछ और ऐसे होता नहीं। कुछ लोग ऐसे मीम बहुत बोलते हैं, इंस्टा वगैरह देखोगे आप लोग की, अगर किसी की किस्मत बेकार है ना तो वो कितना भी अच्छा कर रहा होता है लेकिन उनका गलत ही जाता है कभी। तो वही है। तो डिस्कवरी भी हमेशा एक्सीडेंटल होती है। कैसे होती है? एक्सीडेंटल। इसका मतलब होता है एकदम से हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग एक डिस्कवरी होती है, ठीक है? यहाँ भी साइंटिस्ट कुछ और कर रहे होते हैं और कुछ और हो जाता है,
लेकिन साइंटिस्ट केस में अच्छा होता है, उन्हें तो ये चाहिए होता है कि कुछ ऐसा मिले हमारे लिए जिससे हम कर पाए कि मैंने ये डिस्कवर किया है। ऐसा नहीं, ये लाइफ में नहीं चल रहा है, ये डिस्कवरी चल रही है। अब देखते हैं तो किसकी डिस्कवरी कैसे हुई वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, इसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कैसे हुई, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की सी टोटलिंग में। उन्होंने देखा कि जो प्लांट है, क्या है, प्लांट है, जिधर सनलाइट है वो उधर बेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, बेंड का मतलब होता है मोड़ना। जैसे अगर देखो सनलाइट ये इधर से आ रही है तो प्लांट इधर को बेंड कर रहा है, और ये बेंड कर रहा है उसका मतलब समझ गए कि कुछ तो ऐसा है जो प्लांट के अंदर जो इसको बेंड करवा रहा है। समझ गए हम लोग। तो ऐसे करके हुई थी ऑक्सीजन। तो देखो क्या हुआ था, कह रहे हैं द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ बीजार हैव बीन एक्सीडेंटल। ठीक है, कह रहे हैं ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन, और उनका एक बेटा भी था, कौन, फ्रांसिस डार्विन। ध्यान रखना, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन दोनों बाप बेटा करते थे काम। कह रहा है व्हेन दे ऑब्जर्व दैट द कोलियोपेटाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास की किस पे, कोलियोपेटाइल, कह रहा है रिस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, एक फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है लाइट के तरफ। कह रहा है आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्लाट पास द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज्ड द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्लाट। तो सिंपल से ये कह रहा है कि दो बाप बेटा थे, एक का नाम चार्ल्स डार्विन था, एक का फ्रांसिस डार्विन था। दोनों लोगों ने देखा कि कैनरी जो ग्रास होती है वो बेंड कर रहा है किस साइड में, जिधर सनलाइट आ रही है, यानी इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है। और अगली कह रहा है बेटा एक साइंटिस्ट थे एफ.डब्ल्यू. बेंट, ठीक है, ऑक्सीजन वाज आइसोलेट बाय एफ.डब्ल्यू. बेंट फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोपेटाइल ऑफ ओट सीडलिंग। अब यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं, सुनो। अगर आपसे ये भी कहे कि बताओ सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था वो कौन से किस पे हुआ था, तो आप बताना कैनरी ग्रास। और किसने किया था, तो बाप बेटा ने, डार्विन और, हाँ दोनों डार्विन ने, हाँ चार्ल्स और फ्रांसिस। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि किसने आइसोलेट किया, डिस्कवरी और आइसोलेट में डिफरेंस होता है। डिस्कवरी का मतलब होता है खाली खोज करना, और आइसोलेट का मतलब होता है उस चीज को निकालना। तो आइसोलेट किसने किया, एफ.डब्ल्यू. बेंट ने, और किससे किया, सी टोटलिंग से। ये दोनों पॉइंट पे आप लोग स्टार बना लो, एक तो इससे बना लो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और बेटा एक का बना लो यहाँ पे। तो आप ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन या डिस्कवरी किसने की, दोनों ने, और एफ.डब्ल्यू. बेंट ने क्या किया, आइसोलेट। कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऑक्सीजन कैसे हुआ था, ये ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखा था कि बताओ ऑक्सीजन का जो डिस्कवरी हुआ था वो किस एक्टिविटी में हुआ था, तो आपको बताया फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि सनलाइट की तरफ प्लांट क्या कर रहा था, बेंड कर रहा था, मोड़ रहा था। इस चक्कर से क्या हुआ, इसकी डिस्कवरी हुई, इसकी ऑक्सीजन। क्लियर। अगला तुम्हारा दूसरा आता है बेटा, अगला आता है हमारा एक डिजीज है, बकायना डिजीज। कौन सी, ये कहाँ पे होती है, चावलों में होती है। इसमें होता क्या है, चावलों में, धान पे, इसमें होता क्या है कि धान बहुत बड़ा हो जाता है। जो लोग गांव से मतलब खेती के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा इसे। कभी कभी ऐसा होता है कि धान तो बहुत बड़ा होगा लेकिन उसपे एक्चुअली धान नहीं होंगे। मतलब इसे क्या बोलते हैं, जो जो जिससे भूसा बनता है, प्याज, प्याज होते हैं। हाँ चलो प्याज मान लो। ये और क्या बोलते हैं, लाख बोलते हैं, लाख, लाख में जाते हैं, लाख, हाँ हाँ ऐसे देता है। और क्या बोलते हैं, वो ऐसा होता है। तो ये क्या है, आपने कैसे देखा, वो लाख तो बहुत था हैं लेकिन धान नहीं निकली।
उसका मतलब यही याद रखना तुम कि जब कोई प्लांट का लेंथ तो बहुत बढ़ जाए, बड़ा बड़ा तो बहुत हो, देखने में ऐसा हो कि बहुत ज्यादा भारी धान है, लेकिन उसमें धान बिल्कुल ना लगे, मतलब तो वो डिश थी ये पकाने डिश, समझ गए? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पकाने बोल रहा हूँ, मखाने नहीं बोल रहा हूँ, तो जो मखाने पड़ रहा है, अब पकाने डिश है। तो देखो कह रहा है पकाने, या उसे बोलते हैं फॉरेस्ट सीडलिंग, डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय अ फंगल। ये किस वजह होती है बेटा? ये फंगस होता है, इसका नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और ये अब इस साइंटिस्ट का नाम है ई कुरोसावा। 1926 की बात है। रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम ऑफ द डिजीज इन राइस सीडलिंग। बेटा बोलो मत। When they were treated with sterile filtrate of the fungus, the active substance कौन सा था? लेटर एडवाइज ने किया क्या? जिब्रेलिक एसिड। क्या कर रहा था? मतलब जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा था? उस फंगस को ग्रो नहीं होने दे रहा था। और ये बात पता लगी तो उन्होंने बाद में डिस्कवर किया किसका? जिब्रेलिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ गए आप लोग। बकान एक बार बोलना क्या बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आया है, मैंने बहुत बार देखा है कि वो डिजीज का नाम लिख देंगे या वो लिख देंगे हार्मोन का नाम, और बराबर में लिख देंगे उन साइंटिस्ट का नाम या फिर डिजीज का नाम। ऐसे मैचिंग करने के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आप लोग जैसे एफ लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे ऑक्सीजन, एक तरफ लिख देंगे ई कुरोसावा, एक तरफ लिख देंगे क्या? जिब्रेलिक एसिड। मतलब वो 4-5 हार्मोन लिखेंगे और 500 ये एक्टिविटी लिख देंगे, और आपको मेल करना मिलाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना आपको, ठीक है, सारी डिजीज के बारे में। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एफ स्कोप एंड स्कोवर्कर, ये साइंटिस्ट का नाम है। ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस a mass of undifferentiated cell होता है, proliferated only if in addition to oxygen the nutrients medium was supplement with one of the following। कह रहा है एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या फिर हम क्या बोल रहे हैं कोकोनट मिल्क या डीएनए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने ऑक्सीजन के साथ कोकोनट मिल्क और ये क्या होता है ईस्ट का एक्सट्रैक्ट अगर मिला रहा है तो वो क्या कर रहा है, बहुत तेजी से क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। और कह रहा है मिलर एट 1955 लेटर आइडेंटिफाइड द क्रिस्टलाइन द साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिविटी एक्टिव सब्सटेंस, जिसे हमने क्या बोला बाद में, काइनेटिन। क्या बोला? काइनेटिन का मतलब क्या है? साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा, साइटोकाइनिन जो होता है उसकी वजह से कैसे हुई, ये सिंपल सा ऑक्सीजन को हमने मिला के किसमें डाला, कोकोनट मिल्क, और क्या साथ में क्या था, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इन दोनों के साथ मिलाया तो वो कैसे वर्क कर रहा था, अनडिफरेंशिएट, यानी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा था, और उसको ऐसे डिस्कवरी हुई किसकी, साइटोकाइनिन। अगले देखो कह रहा है ड्यूरिंग मिड 1963 इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स। क्या कहा था बेटा, इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकंड एंड क्या था, डॉर्मिन। और कह रहा है लेटर ऑल द 3 प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल, इट वाज नेम, इसने क्या लिखा, इस नाम को हमने क्या बोला, एब्सिसिक एसिड। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताओ पहले 3 की कौन से एसिड थे जिनकी डिस्कवरी होती है, उससे बना था एब्सिसिक एसिड। तो इन तीनों के नाम आपको इस तरह नाम है यहाँ पे बेटा, इनको कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। भी कौन सा है, इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकंड एंड डॉर्मेंट, ये तीनों को मिला के हमने बोला कॉमनली एब्सिसिक एसिड। लिख लो सके। अगला कह रहा है एचएच कॉजिन्स 1910 कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज दैट हैस्टेंड द रैपनिंग ऑफ द स्टोर अनरैपेंड बनाना। ये कह रहा है कि अगर हम क्या करें, कुछ संतरे होते हैं, संतरे, या ऐसे समझो सिंपल भाषा में कि अगर हम संतरे के पास कोई बिना पका केला रख दें तो पक जाएगा। क्यों? क्योंकि उनसे क्या निकलता है, इथाइलिन निकलता है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो धुआं टाइप का, नहीं समझ रहे हो, उड़ने वाली, इसी तो बोलते हैं गैसेस पीजिए। तो ये क्या है, वो आम उसको पका देगा, किसको, केलों को। तो इसका मतलब ये होगा पका देगा, तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, इथाइलिन, यानी कि वोलेटाइल सब्सटेंस है, फलों को पकाने का काम करता है। जैसे आपने वो नहीं देखा है, आप सबको पता होगा आम पकाते कैसे पकाते हैं, कार्बेट लगाते हो, कार्बेट लगाते हो, और अब कार्बेट लगा दो उस पक जाएंगे। तो ऐसे कुछ ये काम करता होगा, इथाइलिन पके करता होगा। केले पकाए आपने कभी, केले पकाए, केले, अरे
ये सर अरे आम तो सब पकाते हैं, आपने कीड़े नहीं पकाए कभी? आए हैं मैंने तो अपने घर पे पकाए। केले होते हैं बहुत। अब ऐसा नहीं कि मैं 2 करोड़ लेके आया था मार्केट से, पूरा वो था। हाँ, अब वो कहाँ तक बाहर लगे होंगे तो पूरा वो बड़ा बड़ा हो गया, काटा उसको और लगा दिया। इतने केले खाए कि सुबह शाम केले खाते हो, खाना नहीं खा रहे थे, केले खा रहे थे, स्वास्थ्य तो ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसे पकाए जाते हैं, बहुत जगह पकाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिस्कवरी हुई थी बेटा इनकी। अब हम एक करके इनका पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। आप लोग ऐसा करो, पूरा चैप्टर जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर दो पूरा। अगर कोई भी यहाँ पर डाउट हो उसको पूछो। कौन सी? ट्रॉपिक कहाँ लिखा है सना? कहाँ कौन सा बताओ 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 इधर बताओ। और ऊपर करूँ क्या? हाँ बताओ। हैं? हाँ बताओ बताओ। मुझे इधर तो बताओ, किधर करूँ? यहाँ पे? यहाँ यहाँ पे? ये अच्छा ये देखो कह रहे हैं सेल एनवायरनमेंट पैटर्न फॉर्मेशन। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब वही हुआ। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बोले तो? अरे ट्रॉपिक रीजन तो होते हैं, ग्रोथ रीजन होते हैं। हाँ भाई मतलब ग्रोथ। अरे ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ये ओवरऑल ग्रोथ। ये मैं ऐसे हो सकता है कौन सी ट्रॉपिक रीजन होते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। ट्रॉपिक रीजन नहीं पढ़े तुमने? ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। हाँ ट्रॉपिक का मतलब होता है शायद ऐसे बोल सकते हो आप लोग। मैं देख रहा हूँ एक मिनट एक मिनट। अनुवर्तनी? अब ये तो भी तो नहीं समझ पाया।
अच्छा समझ का ये कहना चाह रहा है एक, अरे सही से ट्रॉपिक मतलब ट्रोपिज्म, और ट्रॉपिक मतलब है कि कोई ग्रोथ ऐसी जो सनलाइट की प्रेजेंस में एक दिशा में हो। एग्जाम्पल मतलब होता है एनी डायरेक्शन, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ग्रोथ। हाँ मतलब ओवरऑल ग्रोथ होना बस समझ लो ऐसा, ठीक है। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। जैसे सनलाइट वगैरह हो गया, टेम्परेचर, एयर, ये एबायोटिक हो गए। एनिमल्स वगैरह बायोटिक हो गए। अबे तुम संतरा खाने लगे। हाँ संतरा की आ रही है। कौन खा रहा है? अरे वो खा रहा है ना पीछे। ये कह रही कि मैंने संतरा को पढ़ाया इसकी संतरा की रसायन लगी है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं संतरा की बात कर रहा था, उसी संतरा की मैं खा रही है। हाँ मुझे भी आ रही, तो मैंने तो देखा तो ये लोग खा रहे हैं, लग रहा है। कौन खा रहा है? पूरी क्लास खा रहा है क्या? अरे तुम लोग खा रहे हो? संतरा मंतरा मत खाओ बेटा, अगर जुकाम काम हो गया तो दुखी हो जाओगे। अभी संतरा नहीं हुआ वे सब टेस्ट मत लो ज्यादा, प्रॉब्लम फंस जाओगे। पढ़ इतना हो गया? बेटा आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, तो अब हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? वो आता है हमारा, अरे कहाँ पढ़ गया? हाँ अब हम लोग एक करके पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का काम होगा, जिब्रेलिक एसिड का काम क्या होगा, या हम बोल सकते हैं कि साइटोकाइनेट काम क्या होगा, ये भी ये एब्सिसिक एसिड क्या होगा, इथाइलिन काम क्या होगा। खाली आपको फंक्शन पढ़ने हैं, और मुझे लग रहा है अगर सही से आप पढ़ोगे तो ये कल चैप्टर हो जाएगा, सही है। और मंडे से हम लोग 12th पढ़ेंगे, और बोलो मत इतना खुश हो रहा है भाई। और 12th में हम लोग, आप लोग अब जिसने बुक ना खरीदी हो, पहली बार तो कल बताऊंगा ये सब चीजें। आप लोग संडे को आराम से शॉपिंग करना, और अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है भाई, मुझे समझाना पड़ता है, तो बच्चे हो ना, क्या बच्चे तो नहीं हो लेकिन क्या करूँगा, आप लोग भूल जाते हो। बोलो तो मत। 12th की बुक खरीदना आराम से, और बढ़िया करके लाना स्टार्ट कर देना। और ये वाली ऐसा नहीं कि है, सुनो, ये वाली ऐसा नहीं कि 12th की स्टार्ट हो गई तो ये वाली किताबों के अंदर घुस दी वो मेरे ने द्वारा। आप एक गदो अपने सामने रखना कभी, फर्स्ट ईयर वाली। और जब मैं 12th पढ़ाऊँ तो आप लोग साथ में क्या पढ़ना है आपको? फर्स्ट ईयर। घर पे फर्स्ट ईयर जो है ना 12th, तो कवर हो पाएगा, वरना कवर नहीं हो पाएगा। चलो तो फिर हम लोग कल मिलेंगे सैटरडे को। आज करना